नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। क्षमा चाहता हूं, आपकी क्लास देरी से है और वो एक टाइमिंग नहीं बन पा रहा है क्योंकि अब शाम को देनी पड़ती है मुझे क्लासेस। कारण यह है कि सुबह स्कूल रहती है साथियों। साथ ही साथ क्लास डिले होने का एक कारण यह भी है कि अभी जो है बीएलओ वर्क बहुत ज्यादा चल रहा है। बीएलओ वर्क में आधार कार्ड लिंक करने वगैरह में बीएलओ भी हूँ सौभाग्य से, ठीक है ना। तो ये है। फिर एक कोचिंग में मोटिवेशनल सेमिनार था तो वहां भी जाना जरूरी था। सभी चीजें हैं साथियों, लेकिन आपकी क्लास को मिस नहीं किया जा सकता। 24 घंटे में एक क्लास देनी है तो देनी है। और चलिए, देर ही सही, लेकिन जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई। आज अपनी जो है कृषि वाला, इसको पूरी कर देते हैं क्लास को। इसके अंदर साथियों अपन जो है आज पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख कृषि फसलें, ठीक है। और जहां से प्रश्न बनते हैं वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जहां से प्रश्न बनते हैं उन्हीं चीजों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कृषि से संबंधित रोग है, कृषि से संबंधित किस्में है, ये सारी चीजें मैं राजस्थान वाली जो क्लासेस ली थी अपने राजस्थान जीके वाली उसमें करवा चुका हूं। तो वही चीज वापस दोहराने से मतलब नहीं, उससे बेहतर है कि अपन उसकी जगह कोई दूसरा अच्छा टॉपिक पढ़े और अपने सिलेबस को कवर करें, है ना। तो वो चीजें मैं इसमें नहीं बताऊंगा। हालांकि कुछ किस्में इन फसलों के साथ में आएगी, वो बता दूंगा मैं। और बाकी जो है इन कृषि फसलों के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को अपन कंठस्थ कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं साथियों। अपनी पहली पहली फसल है चावल। यदि सर्वाधिक, यूं पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली भारत में सर्वाधिक खाई जाने वाली, सर्वाधिक क्षेत्रफल पे उगाई जाने वाली जो फसल है वो चावल ही है। तो अपन शुरुआत भी चावल से कर रहे हैं। चावल, ये अपने गेहूं वगैरह, गेहूं बाजरे ये उत्तरी भारत में ज्यादा चलते हैं। साउथ और चावल तो सभी जगह। अपने भी देखना, दाल रोटी बना दो तो भी हाथे चावल तो बनी, ठीक है ना। कोई भी बनाओ हाथे, बाद में होटल में खाना खावा जावा तो रोटी खाली भी बाद में कह के जीरा राइस मंगाओ, पीस पुलाव मंगाओ, ये फलाना ढिकना। यदि कोई बिरयानी खाता है तो भी उसको चावल मंगाने हैं, ठीक है ना। डोसे खाने हैं तो भी चावल के घोल से बनेंगे, यानी चावल तो सभी जगह चलता ही है। तो देखो चावल के साथ में फोटो भी है तो आपको अच्छा लगेगा देखकर। चावल उत्पादन में भारत जो है साथियों दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन में अंदर राज्यों का जो है अवरोही क्रम, अब बार बार बता चुका हूं मैं आपको, अवरोही और आरोही में अंतर पहचानना है यदि। और प्रश्न जो है अवरोही आरोही नाम से आते हैं। अवरोही के अंदर है 4 अक्षर यानी कि बड़े से छोटे की तरफ है। आरोही के अंदर है 3 अक्षर यानी कम है तो कम से ज्यादा की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो 4 अवरोही। अब देखो चावल की बात आती है तो अपन सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल इसमें अग्रणी रहा है। यदि आपको पांचों चारों ऐसे याद नहीं भी होते, प्रारंभ के एक दो जरूर याद रखना, खास तौर पे सर्वाधिक वाला याद रखें ताकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। तो पश्चिम बंगाल, यूपी, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये जो है चावल उत्पादन के अंदर, भारत के अंदर चावल उत्पादन में अवरोही क्रम है इनका, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद में यूपी, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यदि प्रति हेक्टेयर पूछा जाए चावल में भी और गेहूं में भी पंजाब आगे रहता है, ठीक है ना। क्योंकि पंजाब में साथियों आपको पता है ना, वन कम है खेत ज्यादा है, तो वहां पे जो है परिस्थितियां उनके अनुकूल। देखो चावल उत्पादन के लिए साथियों जो वर्षा चाहिए वो 100 सेंटीमीटर के करीब चाहिए और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। चावल की जो है साथियों ऋतुओं के आधार पर 3 किस्में हैं, ठीक है ना। ऋतु के आधार पे, तो ऋतु के आधार पे देखें तो इनका नाम भी देखो, अमन, ओस, बोरो, इस तरीके से लिखे गए हैं। और इनके जो ऋतु के आधार पे कि अमन जो फसल है वो किस ऋतु में है। वैसे तो अपन पढ़ते हैं कि ऋतु के आधार पे फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, खरीफ, रबी और जायद, जिसकी अपन ने कल ट्रिक भी पढ़ी थी। खरीफ चचा वार वार कहरा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे, और रब जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अधमराई से सर से पकड़ तारे पर फेंक दे। लेकिन ये जो अमन, ओस, बोरो है, ये इस तरह की किस्में होती है, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है। इस तरह की किस्में जो हर ऋतु में उगाई जाती है, तो इनकी अलग अलग किस्में हैं, ठीक है ना। जिसमें से आपके नंबर 1 है साथियों अमन। तो अमन यानी कि देखो क्या है, अमन, चैन, अमन यानी कि शांति, यानी शीत, ठीक है ना। तो ये है शीतकाल की जो आपके किस्म है, यानी अमन यानी शीत है, शांत है, बिल्कुल ठंड है, ठीक है ना। ओस, ओस की बूंदे, देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे। याद करने का तरीका बताओ, वो बूंदे कब होगी, मैं क्लास ले रहा हूं, बाहर जबरदस्त बूंदाबांदी मूसलाधार हो रही है जबरदस्त, तो क्या
तो वर्षा में होगी, ठीक है ना। तो ओस जो है शरद या वर्षा ऋतु मानसून काल के अंदर उगाई जाती है, ठीक है ना। दो याद हो गई, तीसरी के अंदर कहीं समस्या है नहीं। अपने यही है कि विद्यार्थी को याद हो जाए। अब आप अमन ओस बोरो रटते रह जाओ भले, लेकिन अमन यानी शांति ठंड रखो, ठीक है। ओस देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, यानी कि ओस की बूंदे यानी बूंदे हैं कहीं ना कहीं मानसून काल की किस्म है। और फिर बोरो, बोरो जो है ग्रीष्म काल की किस्म है, ठीक है ना। आप बादला देखा, बादला क्या होती है, वो जस्ते की बोतल और उसके चारों तरफ लपेटा हुआ वो, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं यहाँ से गर्मी में जो है बोतल के चारों तरफ बोरी का वो ऐसा कपड़ा लपेटते हैं और उससे जो है वो ठंडी रहती है बोतलें, है ना। तो बोरो, बोरो जो है ग्रीष्म काल की फसल है, याद रखने का तरीका है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है साथियों उसमें से यहाँ पे ये है कि चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक उड़ीसा के अंदर है। ये पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके, तंबाकू अनुसंधान केंद्र का है राजमुंद्री के अंदर, ये चीजें पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें ये। तो जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो हकीकत में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चले। फिर आ जाते हैं साथियों अपन गेहूं पर, और गेहूं बिना तो अपारे चले कौन, ठीक है ना। यानी गेहूं तो जरूरी ही हो गया अब, ठीक है। अपने जैसे साउथ घूमने जाते हैं उनको बड़ी समस्या होती है। तो गेहूं क्या है, रबी की मुख्य फसल है। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जोर जो है इस पे दिया गया था, गेहूं पे दिया गया था, ठीक है ना। इसको चाहिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए और 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चाहिए। साथियों ये वर्षा और तापमान हर फसल का याद नहीं हो तो भी आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना। यदि दे भी दिया तो मिलान वाले, मतलब जो आपके इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है वो उसके अंदर आ जाता है। दे भी दिया तो आप उस तक पहुंच जाओगे, लेकिन याद नहीं हो तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम याद होती है, सबकी अलग अलग बदलती रहती है। खास खास फसलों की, जैसे कि आपके चावल हो गई, ठीक है, आपके गेहूं हो गई, चाय हो गई, इन चीजों की याद रख लेना, मुख्य मुख्य जो है उनकी याद रख लेना, ठीक है। इसको पकते समय जो है साथियों 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। देखो जब उगाते हैं और मध्य में यानी कि शीतकाल में तो इसको उगाते हैं तो 10-15 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन जब काटते हैं तो देखो होली आ जाती है, ठीक है ना। तो होली आ जाती है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, तापमान फिर वहां पे बढ़ना चाहिए। तो वहां पे जो है इसको बढ़ा हुआ तापमान चाहिए गेहूं की फसल को, ठीक है ना। गेहूं की बालियां फेंकते भी है होली में, तो याद रहता रबी की फसलें जो है। देखो विश्व में साथियों गेहूं उत्पादन के अंदर भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। प्रेरिस घास के मैदान, यूक्रेन वगैरह ये बहुत आगे रहते हैं और इन्हें रोटी की डलिया वगैरह इन नाम से जाने भी जाते हैं। भारत में उत्पादन की दृष्टि से साथियों देखें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान ये अग्रणी जिले इसके अग्रणी राज्य इसके अंदर रहते हैं जो गेहूं उत्पादन के अंदर अग्रणी है। यदि प्रति हेक्टेयर के अंदर वापस देखा जाए तो आपके पंजाब सबसे अव्वल रहता है, पंजाब आगे आता है। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है साथियों वो गेहूं और चावल उत्पादक क्षेत्रों को विभाजित करने का काम करती है। तो इस स्लाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, क्योंकि ये प्रश्न बनने लायक लाइन है। यदि मेरे जैसा कोई एग्जामिनर बैठा तो ये, जैसे आप मेरे जैसा कोई बैठा ना, तो आपको ये तापमान फापमान ये तो डालेगा ही नहीं, क्योंकि ये बच्चों के इतनी याद भी नहीं होती, फालतू भेजा भड़क क्यों बढ़ा है। प्रश्न ऐसा डालो जो इंपॉर्टेंट भी है, याद भी हो जाए। तो यहाँ पे ये जो है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा याद रखना चावल और गेहूं के क्षेत्रों को विभाजित करने में, ठीक है ना। चावल और गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को विभाजित करती है 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। आप जहां भी तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए कोई गौरव ज्ञान धारा से नहीं भी पढ़ रहा है तो उसे ये प्रश्न पूछ के देखना आप, बढ़िया स्तरीय सवाल है। यदि वो इस प्रश्न का उत्तर देता है तो मानकर चले कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, और यदि नहीं देता है तो मानकर चले कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। चलिए किस्में इसकी किस्में वैसे तो खूब सारी है, कोहिनूर, करोड़पति वगैरह खूब है, पर कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनमें देखो सोना वाली ज्यादा जो किस्में है वो गेहूं के, देखो गेहूं का कलर भी ऐसा होता है, तो यानी सोने वाली याद रखना, ठीक है। कल्याण सोना, अर्जुन, राज 3077, सोनालिका, लाल बहादुर, सुजाता और भी बहुत सारी है, करोड़पति, कोहिनूर खूब है, ठीक है ना, नंबर लगे हुए। तो ये जो है सारी की सारी आपके गेहूं की किस्में हैं। वैसे गेहूं की किस्में मैं आपको राजस्थान वाली क्लास में लिखवा चुका हूं। तो अब आ जाते हैं साथियों अपन मक्का पे। मक्की भी बहुत तरह की होती है, सफेद मक्की, पीली मक्की, ये सब है ना। यहाँ ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों पे
ज्यादा होती है वैसे अर्ध शुष्क जलवायु की। खाद्यान्न प्लस चारा, देखो खाद्यान्न फसल भी है और चारे के रूप में भी उपयोग लिया जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं सूखे चारे को, इसके पत्तियों के जो पत्तियां और सूखा चारा जो होता है उसे साइलेज कहा जाता है, तो चारे के रूप में भी काम में ली जाती है। और मक्की आपको पता ही है, मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ठीक है ना। मूलतः जो है साथियों ये मध्य अमेरिका का पौधा था, ठीक है ना, मध्य अमेरिका का पौधा था। मक्का का सूखा चारा क्या कहलाता है, साइलेज कहलाता है। इसको वर्षा चाहिए 50 से 70 सेंटीमीटर और तापमान चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। मक्का उत्पादक जो राज्य है भारत में अग्रणी, उनमें साथियों आपके आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद कर्नाटक, एमपी, बिहार, तमिलनाडु आदि ये मक्का उत्पादक राज्य है। यानी कि पहला पहला जो लिखा हुआ है वो याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखो, मैं बताऊंगा आपने याद रखने तरीकों। मक्कांध्र प्रदेश, कैसे याद रखोगे, मक्कांध्र प्रदेश, छोड़ना ही नहीं है कहीं, जैसे कोई मंत्र बोला, मक्कांध्र प्रदेश, ठीक है, मक्कांध्र प्रदेश हो गया याद। और गेहूं यूपी है आपके, ठीक। अब देखो प्रमुख किस्में जो इसकी है वो है सरताज, गंगा, गंगा दक्कन 103, दक्कन जो आएगी वो सारी इसकी किस्में, ज्यादातर दक्कन वाली सब किस्में इसकी है। प्रभात, अरुण, दक्कन 101, गंगा 5, ठीक है, माई कंचन, माई धवल, ये नीचे वाली जो है दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई कंचन और माही धवल, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मक्का के अंदर। और मक्कांध्र प्रदेश याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजरा, राजस्थान की स्थान, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है बाजरा। और बाजरीरा, फोगरा, मिलिया, सर्दी कमाए और राजस्थानी खुश, ठीक है ना। और कोई राजस्थानी ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसने बाजरी के सोगरे नहीं खाए होंगे, ठीक है ना। और जो बाजरी के सोगरे यदि मिट्टी के तवे पर पतले पतले बिल्कुल, है ना, तो उसके साथ में तो यूं है कि सब्जी की भी जरूरत नहीं है, इतने टेस्टी लगते हैं। और खास तौर पे बाड़मेर साइड की जो बाजरी आती है, आहा, मीठी बाजरी, ठीक है ना। कभी मौका मिले तो बाड़मेर साइड की बाजरी उस तरफ की मंगवा कर सोगरे खाकर देखो, शास्त्रों में जन्नत इसे ही कहा गया है, ठीक है। चलिए, मूलतः अफ्रीका का पौधा है ये। वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर, तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए और खरीफ की मुख्य फसल है। आपको कल मैंने बताया भी था कि खरीफ 3 अक्षर है और बाजरा 3 अक्षर है, तो आपको ध्यान रखना है खरीफ की मुख्य फसल है बाजरा, ठीक है ना। प्रमुख उत्पादक राज्य जो है साथियों, राजस्थान प्रथम स्थान पर है, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इसमें ज्यादा। और देखो मक्के की तो ये फसल ही देख के दिल खुश हो जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं साथियों अपन जौ पे, ठीक है। किस पे आ जाते हैं, जौ पे। शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है। रब्जी अगर चाहे अरबी सूरज जौ अदमरा, याद आ रहा है, अरबी सूरज जौ अदमरा यानी कि जौ, ठीक है ना। वर्षा 70 से 90 सेंटीमीटर, तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है इसके लिए चाहिए। प्रमुख उत्पादक जो राज्य है साथियों उसमें यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि प्रमुख है, ठीक है। भारतीय गेहूं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के अंदर है, करनाल हरियाणा के अंदर है। राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन क्षेत्र जो केंद्र है वो भी यहीं पे है, ठीक है, करनाल हरियाणा के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, चना, हरित क्रांति के अंदर जब गेहूं पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया तो जो फसल पिछड़ी थी वो था चना। यदि दलहनी फसलों की बात करें साथियों, और आपको पूछा जाए कि दलहनी फसलों में सर्वाधिक जो है फसल कौन सी उत्पादित की जाती है, कौन सी खाई जाती है, तो वो है आपके चना। क्यों, बेसन किससे बनता बेसन किससे बनता है, चने की दाल से। चने की दाल बनी चने से, ठीक है। बरसात हुई, भजिए बनाने, पकोड़े बनाने, बेसन चाहिए, ठीक है। मिर्ची बड़ा खाना है, बेसन चाहिए, ठीक। कोई भी है बेसन की आइटम जो तला तली की वगैरह, कोई चक्कियां खानी की नहीं, तो वह भी बेसन चाहिए, ठीक है। यानी कि बेसन जब बन रहा है तो चने की दाल जो है, यानी चना दलहनी फसलों में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दलहनी फसल में प्रथम स्थान रखता है आपके चना। प्रमुख उत्पादक राज्य जो है साथियों, एमपी, याद रखना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि, ठीक है। दालों में सर्वाधिक उत्पादन
दालों का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन यदि आपको पूछते हैं तो वो एमपी के अंदर है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं यूपी और ये दालें जो है एमपी के अंदर। फिर आ जाते हैं साथियों मूंगफली में दाना नहीं, मूंगफली। वैसे गुजरात में देखो सबसे ज्यादा है, राजस्थान में पूछा जाए तो लूणकरणसर और गुजरात में राजकोट। तो राजस्थान का राजकोट भी लूणकरणसर को कहा जाता है। ठीक है ना। मूंगफली को मतलब जलवायु के साथ साथ काली मिट्टी बहुत चाहिए, काली मिट्टी वाले क्षेत्र में मूंगफलियां ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो भारत जो है साथियों विश्व में इसके मामले में तीसरे स्थान पर है। प्रमुख उत्पादक राज्य जो भारत के अंदर है वो है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु आदि। ये ध्यान रखना है। गुजरात में भी एक क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है इसके लिए, राजकोट। ठीक है ना, मूंगफली के लिए। सोयाबीन और मूंगफली और ये सब तिलहनी फसलें हैं, ये रबी की प्रमुख फसल है। ठीक है, याद है रब्जी अगर चाहे अरबी सूरज जो अजमरा इसे सर से पकड़ के तारे पर फेंक दे। ठीक है, नहीं खरीफ चचा वार वार कह रहा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे। यहां पे ये किसकी फसल आ जाएगी, खरीफ की फसल है। ठीक है ना, इसको आप करें खरीफ की फसल। यही दिन है, खरीफ चचा वार वार कह रहा के गन्ना मंडी में मूंगफली खाकर सोए उठे, इसलिए ट्रिक काम की है। देखो गलती है हो जाती है, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रिक काम में लिया। तो यहाँ रबी नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पे क्या आएगी आपके खरीफ की फसल है। ठीक है ना। प्रमुख उत्पादक राज्य जो है साथियों इसके एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। ठीक है, फिर आ जाते हैं साथियों सूर्यमुखी या सूरजमुखी। ये भी तिलहनी फसल है, सूरजमुखी भी तिलहनी फसल है। तो इसके जो प्रमुख उत्पादक राज्य है साथियों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कर्नाटक सर्वाधिक अग्रणी है और फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र याद रखने हैं। फिर आ जाते हैं साथियों कपास पे, सिंडन। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की देन है ये, सिंडन कहा जाता था। ठीक है ना, उस समय व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। और कपास के ये फूल देख रहे हो आप, कॉटन इससे प्राप्त की जाती है। खरीफ की फसल है ये और काली मृदा सर्वाधिक इसके लिए उपयोगी है सबसे ज्यादा। इसके लिए जो आवश्यक शर्तें हैं वो ध्यान देना। कपास के लिए उच्च तापमान चाहिए। ठीक है ना, कपास में बहुत जल्दी बीमारी लगती है, इसलिए ये सारी चीजें इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जलवायु जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, पाला रहित मौसम। देखो कपास की फसल है तो इसको पाला रहित मौसम तो चाहिए, उच्च तापमान भी उसी कारण से चाहिए। चमकीली धूप और फूल आने पर बादल रहित आकाश, नहीं तो फिर कपास की जो फसल है उसमें बहुत जल्दी बीमारियां लग जाती है। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य जो है साथियों आपके गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाय, यदि सबसे ज्यादा पेय पदार्थ में अगर भारत में कुछ चलता है तो वो चाय चलती है। चाय कॉफी के बिना तो लोग माता ही नहीं उतरे। ठीक है कि नहीं। देखो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे चाय से भी सिर उतर जाता है, और चाय नहीं पियो तो सिर चढ़ जाता है। ठीक है ना, माँ तो दुगुना आ जाए चाय नहीं पियो तो, और चाय पियो माँ तो उतर भी जाए। मतलब एक देखो दवाई का काम करती है ये। ठीक है, चाय कैसी है, रोपण और बागानी फसल है साथियों। वर्षा चाहिए 150 सेंटीमीटर और तापमान चाहिए 21 से 27 सेंटीमीटर। ये क्या है, पहाड़ी ढालों पे की जाती है। चाय की खेती पहाड़ी ढालों पे की जाती है। कारण यह है कि इसकी जड़ों में पानी टिका हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाती है। दूसरी विशेषता है कि इसकी जो पत्तियां होती है उन्हें साल भर में बार बार जो है साथियों चुगनी पड़ती है। ठीक है ना, तो इसके लिए सस्ता श्रम आप देखेंगे कि इसमें ज्यादातर महिलाएं काम करती है, और महिलाएं जो है दिहाड़ी कम लेती है। सीधी सी बात है, पीछे टोकरा लगा के, फिल्मों में देखा होगा कई बार तो पीछे टोकरा लगा के पत्तियां चुगती है। यहाँ पे जो है ये महिलाएं जो है साथियों इनको मजदूरों को शूज पहनने पड़ते हैं ऊंचे। ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि चाय की जो खेती होती है वहां पे सर्प बहुत ज्यादा होते हैं, सांप बहुत ज्यादा होते हैं चाय के खेतों में, तो वो ये जूते भी पहन के रखते हैं और इसी तरीके से ये चीजें होती है। असम आपको पता है अग्रणी है अपने यहाँ। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है चीन के बाद में। जड़ों में जल अधिक समय नहीं रुकना चाहिए, इसलिए पहाड़ी ढालों पे होती है। सस्ता श्रम आवश्यक है क्योंकि पत्तियां जो है चुगते रहना पड़ता है। ठीक है ना,
भारत में साथियों इसकी दो किस्में हैं अपने यहाँ पर। एक तो है बोइया या चीनी कहा जाता है, दूसरी असमिका या असमी कहा जाता है असम में ज्यादा होने पर। असम और उत्पादक राज्य देखो, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। असम सबसे ज्यादा अग्रणी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं साथियों गन्ना की। गन्ना किस लिए काम आता है? शक्कर, गुड़ वगैरह जो भी आप खाते हो वो गन्ने से उत्पादित होता है। गन्ना ऐसी फसल है साथियों जिसमें मतलब हाँस सबसे ज्यादा होता है। यानी कि गन्ना क्या है, वजन वजन हाँस होता है, वजन घट जाता है। यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ पे गन्ना उत्पादित हुआ है और आप यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, गन्ना सूखेगा। सूखेगा तो उसकी गुणवत्ता कम होगी, उससे उत्पादन कम प्राप्त होगा। तो ज्यादातर जो है शुगर मिलें या कोई भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां गन्नों का उत्पादन होता है उसके पास ही खोली जाती है, ताकि वजन ह्रास कम हो और जल्दी से जल्दी उसका उत्पादन प्राप्त कर लिया जाए। ये बात नॉर्मल है, ध्यान रखना। देशज फसल है यानी भारत में ही इसकी मूल उत्पत्ति है। वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। ये एक नकदी फसल के अंदर आती है। प्रमुख उत्पादक राज्य जो है साथियों, यूपी पहले नंबर पर है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि इसके प्रमुख उत्पादक राज्य है। किस काम आता है गन्ना और चीनी और गुड़ वगैरह बनाने में? तो गन्ना व चीनी उत्पादन में साथियों भारत जो है ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है। कहवा, गन्ना आदि ये ब्राजील इनमें अग्रणी देश है। विश्व के अंदर ब्राजील ज्यादा आगे रहता है, फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद में अपने भारत का स्थान लगता है। तो ये कैसी फसल है? वजन ह्रास वाली फसल है, यानी कि इसके मतलब बहुत जल्दी वजन गिरता है, सूखता है बहुत जल्दी, और वहां पे इसका लॉस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसमें यह है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। ये पूछा भी गया था, यही शायद प्रश्न पूछा था अभी थोड़े समय पहले ही किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा भी गया, गन्ना अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा ध्यान रखें साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये है आपके कानपुर यूपी के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां है? कानपुर यूपी के अंदर। और गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके कहां है? कोयम्बटूर के अंदर है, ठीक है ना। दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसे, कोयम्बटूर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एक तो मनवार होती है अपने यहां पर चाय की। देखो नशों की मनवार ज्यादा होती है, चाय भी एक तरह का नशा है। कॉफी भी कैफीन आता है अंदर, कॉफी भी एक तरह का नशा है। और नशों कहीं है, हाँ जो आप देख पा रहे हो, तो ये इसकी भी मनवारें होती है, इसकी मनवारें होती है, ठीक है। तो ये तंबाकू है ना, पुर्तगाली लेकर आए थे। चलिए कहवा भी एक रोपण फसल है, उष्ण आर्द्र जलवायु की फसल है। ये आप देख पा रहे हो, ये कहवा ही है। तेज धूप इसके लिए हानिकारक है, इसके लिए तेज धूप हानिकारक है। 3 किस्में इसकी होती है, जिसमें अरेबिका, रोबस्टस और लाइबेरिका, ठीक है ना। और भारत के अंदर जो सर्वाधिक वो है अरेबिका, और वैसे रोबस्टा भी आपके यहां पे उत्पादित होती है, लेकिन सर्वाधिक जो है ये कैसी है? सर्वाधिक अरेबिका यहां पे उत्पादित होती है। भारत विश्व में साथियों इसके उत्पादन के मामले में 7वें स्थान पर है। और भारत के जो प्रमुख उत्पादक राज्य है, सबसे पहला याद रखना कि कर्नाटक अग्रणी है इसके अंदर। कहवा कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक, इसके बाद में केरल, तमिलनाडु आदि ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहां से ये तो इंपॉर्टेंट है, अनुसंधान केंद्र तो जो भी है, शोध संस्थान, अनुसंधान केंद्र, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान जो है साथियों, वो बेलन्नूर कर्नाटक, ये भी कर्नाटक के अंदर ही है। बेलन्नूर कर्नाटक जो है आपके कॉफी संस्थान केंद्र है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन तंबाकू की ओर। पुर्तगाली इसे लेकर आए थे। वर्षा चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान इसका होना चाहिए 15 से 38 डिग्री सेल्सियस तक। इसके जो डंठल होते हैं साथियों, उनका उपयोग पोटास उर्वरक के रूप में किया जाता है। देखो यूं नहीं है कि खाली नशे मामले में नहीं करे, इन और भी उपयोग है, खूब सारा उपयोग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डंठल का उपयोग किया जाता है पोटास उर्वरक में, और इसके चूर्ण जो होता है इसका, उसका उपयोग किया जाता है साथियों कीटनाशक के रूप में। देखो कीड़े मारने की दवा है। और अपन नहीं हो, हाँ अपन के मामले में तुम आप क्या पता, मुझे भी शामिल कर लो। अपन नहीं,
कई लोग इसके अंदर ये कहेंगे, कई लोग ठोके सुबह उठता तंबाकू से है, तो कई जनों के मतलब ये है कीटनाशक के रूप में, क्या पता मुंह के कीड़े मारते होंगे और धीरे 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 कीड़े पैदा भी हो जाए, क्या पता, ठीक है ना, कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है इसके मामले में, और प्रमुख उत्पादक जो राज्य है साथियों वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, जहां जहां मोस्ट इंपोर्टेंट कहे हैं याद रखना, सवाल बनने की सबसे ज्यादा संभावना वहां से रहती है। पिछली सारी क्लासेस का आप आकलन करके देखें और उसके बाद में हुए पेपर का आकलन करके देखें, जहां जहां जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट का है यानी कि वो हकीकत में कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है। तंबाकू की जो किस्में हैं साथियों वो होती है निकोटिना टुबेकम और निकोटिना रस्टिका, ये किस्में पाई जाती है। तो ये मुख्य मुख्य जो फसलें थी साथियों आपको मैंने सारी बताने की कोशिश की है, और इसमें से जहां से सवाल बनते हैं ना, अपना वही नोट्स मेकिंग पैटर्न को ही अपन ने फॉलो किया, और जहां से सवाल बनते हैं उन्हीं सवालों को देखते हुए, और इनमें भी जो अनुसंधान केंद्र आपको बताए वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर यदि आपको तापमान याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आपको वर्षा याद नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं, एक तो इनकी जो कंडीशनें बताई है, ठीक है ना, जैसे कपास की कंडीशन बताई है, चाय की कंडीशन बताई है, तो जब कंसेप्चुअल जो चीज होती है और पेपर उस ढंग से आए कि यदि फैक्चुअल नहीं होकर उसको कंसेप्चुअल बनाएंगे तो वहां पे ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। और फैक्ट यदि पूछे जाते हैं तो फैक्ट आपको पूछे जाते हैं या तो इनके अनुसंधान संस्थान पूछे जाते हैं या फिर इनमें अग्रणी राज्य जो है वो पूछे जाते हैं। सीधे सीधे भारत की ज्योग्राफी में प्रश्न सीधे सीधे यहां से बनते हैं, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसमें अंदर से बनते हैं, ठीक है ना। और इनकी किस्में, इनकी जो भी प्रजातियां, इनकी जो बीमारियां, इनके ये सारी चीजें मैं राजस्थान वाली उसके अंदर करवा चुका हूं, आपको नोट्स के रूप में लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो काफी सारे विद्यार्थियों ने लिख रखे होंगे, बाकी जो है नहीं लिखे हैं तो आप कई विद्यार्थी जो है अब देख रहे हैं वो क्लासेस, तो वो सभी में काम में आने वाली है। 3rd ग्रेड में आएगी आपके काम, 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में, सभी के अंदर काम में आने वाली क्लासेस है। कभी भी देखो आप वो सदाबहार क्लासेस है, ठीक है। तो जो जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है तो वो भी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग चैनल पे, और वहां पे कोई किसी भी क्लास का कोई शुल्क नहीं देना है। कई मैसेज आते हैं टेक्निकल टीम के पास में कि हमें सर का कोर्स ज्वाइन करना है तो क्लासेस कहाँ मिलेगी। साथियों क्लासेस कहीं भी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर है। अपनी क्लासेस के लिए आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यूट्यूब की प्लेलिस्ट खंगालनी है, और वो भी हर एग्जाम की अलग अलग बन रखी है। 3rd ग्रेड की भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, और आप लोगों के जैसे नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं, नए टॉपिक जितने भी ऐड हुए हैं वो भी सर क्लास में, वो भी 5 मिनट में करता हूं। तो नए टॉपिक जितने भी ऐड हुए हैं वो सारे के सारे जो है मैं करवा दूंगा, निश्चिंत रहो आप। इस तरीके से होंगे कि आपके दिमाग में सीधे छपेंगे, उसमें आपको ज्यादा फिर नो इफ बट वाली सिचुएशन रखेंगे नहीं अपन। तो अभी आप निश्चिंत रहें, क्योंकि आप लोगों के जो भी आपको देना है वो मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह है। और एक जो है अभी काफी सारे मैसेज आ रहे हैं वो थोड़ी सी मोटिवेशनल की उसकी डिमांड कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा जैसे ही फ्री होऊंगा साथियों एक वीडियो आप लोगों के लिए तबीयत का बना दूंगा, जो पढ़ के आप देख के आप जो है पढ़ने के प्रति जो है थोड़ा सा और आपका जोश जुनून जज्बा जागे, ऐसी कोशिश करेंगे, आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।